बोल लीजिए बता दी। ठीक है आप लोग, तो वॉइस स्टार्ट करनी है ना, क्लास 9th और 10th की वॉइस की बैच होगी। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। क्लियर? आज हम बात करेंगे वॉइस पर। ठीक, वॉइस। जब हम आप वॉइस की बात करते हैं तो जैसे जब आपने नरेशन देखा होगा तो वहां पर भी आपको 2 काइंड्स पे बात हुई थी ना, कि 2 प्रकार के होंगे, एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट का नेम क्या था? नरेशन। ठीक वैसे ही मेन टॉपिक या मेन कॉन्सेप्ट का नेम क्या है? वॉइस। ठीक है, जिसको हिंदी में आप वाच्य कहते हैं। ठीक है, इसका भी मतलब स्टेटमेंट या कथन होता है। ठीक, अब ये स्टेटमेंट या कथन जो है, ये वॉइस 2 प्रकार की होगी। ठीक है, इट हैज 2 पार्ट्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट हैज 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड द सेकेंड वन इज पैसिव। ठीक है, तो 2 प्रकार। पहला एक्टिव, जिसे आप एक्टिव वॉइस कहते हैं, और दूसरा क्या है? पैसिव, जिसे आप क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। आई बात समझ में? अब एक्टिव में होता यह है कि जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, आई बात समझ में ना, किसकी? जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी वो हमेशा सब्जेक्ट से होती है, राइट? जब वही पैसिव वॉइस की हम आप बात करते हैं, तो जब आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो किसी ऑब्जेक्ट से होगी, राइट? फिर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट से, किसकी? पैसिव वॉइस की। आई बात समझ में? लेकिन अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि कोई पैसिव का डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है ना, कोई पैसिव का डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, तो उसमें भी सीधी सी बात है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ होगा। तो जनरली वो जो पैसिव का सेंटेंस है उसका एक्टिव भी कोई रहा होगा। तो फिर वही बात आ गई, अगर उस समय में बात करोगे इसका एक्टिव ये था, इसकी पैसिव ये बनी है, इसका ऑब्जेक्ट ये था, तो ऑब्जेक्ट से हमने स्टार्ट कर दिया ऐसा। तब तो उस पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग हुई है हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट से हुई है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम डायरेक्ट उस सेंटेंस की बात कर रहे हैं जो पैसिव में दिया गया है ना, तो हम ये कहेंगे ना कि ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। क्या है? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इससे स्टार्टिंग हुई है। और एक बात हमेशा दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए, इनकलकेट कर लीजिए, मन में बैठा लीजिए कि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो कभी भी डूअर नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं होगा। जैसे एक सेंटेंस है, ही ईट्स मैंगो, सब्जेक्ट ही हो गया, ईट्स क्या हो गई हमारी? मेन वर्ब हो गई, मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव हमने बनाया तो बन गया मैंगो इज ईटन बाय हिम। ठीक है ना। अब ही ईट्स मैंगो के कॉन्टेक्स्ट में जब हम आप बात करेंगे तो ये कहेंगे कि देखो भाई, मैंगो ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट से हमने शुरू की। क्यों हो रहा है, कैसे? अभी सब पे बात करेंगे, पहले चीजों को समझो, थोड़ा सा क्लियर करो माइंड को। अब मैं ही ईट्स मैंगो को हमने क्या कर दिया? अब मैंगो इज ईटन बाय हिम कर दिया। तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था पैसिव में वही सब्जेक्ट के प्लेस पर आया कि नहीं? बनना उनना जैसे कुछ होता नहीं यहां पर। अभी भी पैसिव बनने के बाद भी आम किसी थर्ड पर्सन के द्वारा ही खाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये खुद ही खाने लगा। तो एक्टिव में ऑब्जेक्ट का जो प्लेस था उस पर कौन आया? मैंगो आया ना। पैसिव जब हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन है? वही ऑब्जेक्ट है ना। इसलिए हमने कह दिया कि भाई पैसिव सेंटेंस का जो सेंटेंस, पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो गया? ऑब्जेक्ट से, राइट? जैसे सेंटेंस अगर आप थोड़ा सा विजुअल देखेंगे तो और समझ में आएगा। अभी ही ईट्स मैंगो, ठीक है ना, ये था सब्जेक्ट हमारा, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है?
या अ मैंगो कर दो अगर लिख दिया तो अ मैंगो अ मैंगो इज इटन बाय हिम। अब देखिएगा, जब इस कॉन्टेक्स्ट में हम आप बात करेंगे, ये सेंटेंस हमारा किसका है? एक्टिव का है, और ये सेंटेंस हमारा किसका है? पैसिव का है। तो जब इस कॉन्टेक्स्ट में बात ये कर रहे हैं हम, तो ये देखो ऑब्जेक्ट था, हमने किसके प्लेस पर रख दिया? ये थी वर्ब ना। तो भाई अगर सिर्फ हम इस सेंटेंस की बात करें, सिर्फ इस सेंटेंस, एक सेंटेंस हमारे पास अ मैंगो इज इटन बाय हिम, तो ये हो गई वर्ब। इज इटन क्या हो गई? वर्ब। इसका सब्जेक्ट भी तो होगा, समझना। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? यही ना। तो हमने क्या कहा आपसे कि पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी हालत में डूअर नहीं होगा, डूअर नहीं होगा। समझ में आई बात? DOER, ये ठीक है। किसी भी हालत में डूअर नहीं होगा, मतलब यहां पे काम कौन कर रहा है? ही। इसमें भी काम बेटा ना यही हो कर रहा है, खाने वाला काम वही कर रहा है। आई बस उसमें ये ऑब्जेक्ट भी है कि नहीं? ही इट्स अ मैंगो, अ मैंगो क्या था? ऑब्जेक्ट था ईट वर्ब का। तो पैसिव की स्टार्टिंग हमने किससे करी? पैसिव सेंटेंस की ऑब्जेक्ट से करी। समझ में आ रहा है ना? ये पहला कॉन्टेक्स्ट। ये तब हम बात करेंगे जब इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तब तो हम कहेंगे कि हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो, मैंने आपसे यही तो कहा ना, अगर डायरेक्ट ये हमारे पास ये सेंटेंस है, ये देखो बार बार मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो समझ रहे हैं चीज को, जो अच्छे से लैंग्वेज को समझ रहे हैं, उनके लिए ये टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज। मैं कोई बहुत स्पेशल रूल वाली बात नहीं कर रहा हूं कि गोल्डन और पीतल तांबा रूल चल रहा है, एकदम नॉर्मल सी बात कर रहा हूं। आपको दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि आप अभी हाई स्कूल में हैं। समझ में आई बात? अब पहले या प्रोसेस शायद इस तरीके से हम आप चीजों को देख रहे होंगे, दैट इज वाई। तो ये अब जब इस कॉन्टेक्स्ट में, अब सिर्फ एक सेंटेंस आपके पास है ना, तो अब इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? समझना मेरी बात, सब्जेक्ट प्लेस पर आ रहा है ना, सेंटेंस आपका असर्टिव है भाई। समझ में आई बात? तो ये जो पैसिव का सब्जेक्ट होता है, ये कभी भी डूअर नहीं होता। डूअर का मतलब वो काम नहीं करता है, काम कोई और ही करेगा। तो हमेशा दिमाग में इतना रखना हमको कि पैसिव का सब्जेक्ट कभी भी डूअर नहीं होता। तो जब आप ये सुने पैसिव का सब्जेक्ट, तो पैसिव का सब्जेक्ट मतलब यही, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो यही होगा ना, मतलब इसके प्लेस पर तो यही आ रहा है, इसी की बात हो रही। ये कभी भी डूअर नहीं होता है। आई बात समझ में? अब जब हम आप एक्टिव पैसिव की बात करते हैं, तो पैसिव का मतलब क्या ये समझ लीजिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैक्सिमम जब हम आप किसी से बात करते हैं तो पता ये चलता है, एक सेंटेंस अभी लिखिए बच्चों के सामने, और एक में बाई लगाइए और एक में बाई मत लगाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक हमने लिया, वही सेंटेंस लिखते हैं अभी जो हमने लिखा, अ मैंगो इज ईटन बाय हिम। ठीक है ना? दूसरा सेंटेंस हमने लिया, अ मैंगो इज ईटन। तो अगर आप बच्चे से पूछेंगे तो ये बहुत धड़ाक से बताएगा कि पैसिव है, ये वाला क्या है? पैसिव है। लेकिन उसको कहता है ये पैसिव नहीं है। क्यों जानते हो? क्योंकि ये नहीं लगा है ना। एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ये पता नहीं कहां से बच्चों के दिमाग में बैठ गया कि पैसिव का मतलब होता है बाई। बाई अगर लगा है सेंटेंस में, बाई यू, बाई राम, बाई श्याम, बाई हिम, तो पैसिव है। नहीं लगा तो पैसिव नहीं है। ये एकदम बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट, वाहियात कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे पता नहीं कहां से उनको दिमाग में घुस गया। पैसिव का लेना देना बाई वही से नहीं है। आई बात समझ में? पैसिव का मतलब सिर्फ इससे है, ये बी फॉर्म की वर्ब है ना, प्लस B3, बी फॉर्म प्लस B3। तो दिमाग में यही रखिएगा, पैसिव का मतलब होता है बस इतना,
B+V3। बी फॉर्म का मतलब क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। समझ में आई बात ना? इनके बाद कभी भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो सेंटेंस क्या है आपका? पैसिव है। अब जब हम आप प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करते हैं, देखो हर चीज को थोड़ा ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि आपने चीजों को पढ़ा है और बाकी हम लोग बात तो करेंगे। तो जब हम आप प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करते हैं तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमारे पास वर्ब्स क्या है? बी, हैव, डू। अब उसमें से हर एक वर्ब के पास, हर एक फॉर्म के पास अपनी एक प्रॉपर्टी है, एक खासियत है। तो अगर इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ बी फॉर्म, तो क्या था? बी फॉर्म की वर्ब्स थी इज, एम, आर, वाज, वर। तो इसके बाद अगर कभी भी मेन वर्ब आएगी, किसके बाद? बी फॉर्म के बाद, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद कभी भी मेन वर्ब आएगी तो उसके पास दो ऑप्शन है। इट हैज ओनली टू ऑप्शंस। या तो वो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी या तो थर्ड फॉर्म में आएगी, तीसरा कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है। मैं बात क्या कर रहा हूं इसको लिख दे रहा हूं। जब हम आप बात, चीजें रिकॉल हो रही है ना, जब हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा होगा और हेल्पिंग वर्ब में हम बात कर रहे हैं किसकी? प्राइमरी ऑक्सिलरी की। तो चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरी कहिए चाहे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहिए, ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब ना। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी फॉर्म, हैव फॉर्म एंड डू फॉर्म, यही तो था। इसमें हैज, हैव और हैड था, और इसमें डू, डज और डिड था, और इसमें इज, एम, आर, वाज, वर था। समझ में आ रही बात ना? तो बी फॉर्म की जो वर्ब्स हैं इनके बाद कभी भी मेन वर्ब आएगी, क्योंकि हमको पैसिव देखना तो हमको सिर्फ यही देखना है। अभी समझ में आ रही बात ना? इस पर हम बात कर चुके हैं, वो जाके आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिए, ठीक है? मतलब चेक कर लीजिए। इज, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद कभी भी मेन वर्ब आएगी बी फॉर्म के बाद, उसके बाद सिर्फ दो ऑप्शन है बस, या तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी या तो थर्ड फॉर्म में आएगी। अगर बी फॉर्म की ऑक्सिलरीज के बाद मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ रही है तो सेंटेंस क्या होगा? हमेशा एक्टिव होगा। लेकिन अगर बी फॉर्म की ऑक्सिलरीज के बाद मेन वर्ब कब आएगी? थर्ड फॉर्म में, तो सेंटेंस हमारा क्या है? पैसिव। इतना क्लियर है? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पैसिव का मतलब सिर्फ होता है B+V3 से। किसे होता है? अब चाहे बाई लगा हो चाहे ना लगा हो, अगर कहीं भी बी फॉर्म के वर्ब्स के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो सेंटेंस हमारा क्या है? पैसिव। बात खत्म। क्लियर? यहां तक कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, इतना क्लियर है? कोई टाइम बता सकता है? 8:35। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब वन बाय वन हम चीजों को देखेंगे, हम एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं, राइट? अब हम ये समझेंगे कि हमको एक्टिव से पैसिव बनाना कैसे है। समझ में आ रही बात? तो पहली चीज, ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो करना क्या है? सबसे पहला रूल समझ लो या नियम, जो भी समझना हो समझ लो। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। अब ये भी बड़ा मैटर करता है कि हम क्या कहेंगे। अगर हमने ये कहा कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं
और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। अगर ये कहेंगे कि बना देते हैं, जो कि मैक्सिमम यूज होता है, तो बनाने का मतलब क्या है कि अब वो काम भी करेगा। फिर सब्जेक्ट अगर बन गया तो क्या करेगा, काम भी करेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करते हैं, और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। समझ में आ रही बात ना? हाँ, बाकी फंक्शन वही करेगा। एक्टिव में जो काम कर रहा था ना, पैसिव में अगर देखोगे तो काम वही करता है। ही ईट्स मैंगो, मैंगो इज ईटन बाय हिम। अभी भी खाने का काम वही कर रहा है। मैंगो एक्टिव में भी खाया जा रहा था, पैसिव में भी खाया जा रहा है। ठीक है ना? हाँ, उसकी फटी पड़ी है, उसकी परेशान मत होइए। आई बात समझ में ना? ऐसा नहीं है कि एक्टिव में मैंगो खाया जा रहा था और पैसिव में खुद खाने लगा, जी नहीं। समझ में आ रही बात ना? तो सिर्फ स्थान परिवर्तन होगा बस। तो सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर। कंफर्म है? अब दूसरी चीज क्या करनी है बच्चा? दूसरी चीज ये करनी है कि अगर एक्टिव का सेंटेंस, वन बाय वन समझते रहिए, ठीक है ना? अगर एक्टिव का सेंटेंस इंडेफिनिट या फिर परफेक्ट, समझ में आई बात? किसी भी इंडेफिनिट, किसी भी परफेक्ट। अगर एक्टिव का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, या प्रेजेंट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट में हो, या फ्यूचर परफेक्ट में हो, ध्यान से समझना, यहां रटो मत, चीजों को समझो। अगर एक्टिव का सेंटेंस हमारा किसी भी इंडेफिनिट, किसी भी परफेक्ट में होगा तो क्या करेंगे, ध्यान से समझो। तो पैसिव एरो देख रहे हो ना, एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं इसका मतलब, ठीक है ना? तो पैसिव बनाते समय करना क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या करना है, ध्यान से समझो। वन टेंस फॉरवर्ड जाएंगे, वन टेंस फॉरवर्ड का मतलब क्या है, हम एक टेंस आगे जाएंगे। एक टेंस आगे जाने का मतलब क्या है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट, ठीक है ना? ठीक है, तो टेंस ना कहकर एस्पेक्ट कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? वन एस्पेक्ट कहां जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे। फॉरवर्ड मतलब आगे, एक एस्पेक्ट आगे चले गए। यानी कि अगर एक्टिव का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इंडेफिनिट एस्पेक्ट होता है, ठीक है ना? तो अगला एस्पेक्ट कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर एक्टिव सेंटेंस है तो हम बात किसके कर रहे हैं, वन एस्पेक्ट फॉरवर्ड जाने का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो क्या करना है, जाके वहां पर वन एस्पेक्ट फॉरवर्ड जाइए एंड कैरी, क्या लेना है वहां से, हेल्पिंग वर्ब को लेना है एज पर क्या बेटा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? रीजन क्या, ध्यान से समझना, क्यों ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को कैरी करेंगे। कारण ये है कि जब पैसिव आप बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहां आएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, ठीक है? तो एक्टिव से जब पैसिव बनाओगे तो उसके हिसाब से तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब चाहे कह दो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर कह दो कि पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही बात ना? तो चाहे आप ये कह दो कि हम भाई ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, या आप ये कह दो कि पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो बात किसकी हो रही है, किसी की हो रही है। समझ में आ रही बात ना? क्योंकि अब ये जब पैसिव बनेगा तो किसके प्लेस पर जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा, जो पैसिव का सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आई बात ना? ये जो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है वो एक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में लिखा, ताकि आप बेहतर समझ सकें। तो ये जो पैसिव का ऑब्जेक्ट था, अब जब सॉरी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था, जब आप पैसिव बनाओगे तो यही तो सब्जेक्ट प्लेस पर जाएगा, तो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। और वो कभी भी डूअर नहीं होता है, ये बार बार मैं आपसे बता रहा हूं। समझ में आ रही बात?
तो कहने का मतलब ये है कि जब एक्टिव का सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट या परफेक्ट में होगा तो वन एस्पेक्ट हम फॉरवर्ड जाएंगे, आगे जाएंगे, एंड कैरी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लेंगे किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा यहां लिख दें, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, इंडेफिनिट और परफेक्ट हो गया ना। अब कौन सा बचा? ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बचा। अब बात करें हम कॉन्टिन्यूअस की। तो कॉन्टिन्यूअस में अगर एक्टिव का सेंटेंस हमारा कहां का? एक्टिव का सेंटेंस अगर कॉन्टिन्यूअस में हो, एक्टिव सेंटेंस किसमें हो? कॉन्टिन्यूअस में। तो करना क्या है पैसिव बनाते समय? हमको वन एस्पेक्ट फॉरवर्ड अगर नहीं जाना है, क्या करना है ध्यान समझो। स्टे इन द सेम टेंस, ब्रैकेट में मैं एस्पेक्ट भी लिख दे रहा हूं ताकि आप एकदम क्लियर रहो मैं बात किसकी कर रहा हूं। स्टे इन द सेम टेंस या फिर एस्पेक्ट एंड ऐड, और जोड़ना है आपको, क्या जोड़ना है? बीइंग। क्या जोड़ना है? बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आई बात? क्योंकि हमेशा याद रखना कि पैसिव में हमेशा क्या आएगी? थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये समझ में आई बात? उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कॉन्टिन्यूअस में अगर एक्टिव का सेंटेंस है तो हमको वन टेंस फॉरवर्ड नहीं जाना है। स्टे इन द सेम टेंस या फिर स्टे इन द सेम एस्पेक्ट का मतलब क्या है? आपको उसी टेंस या उसी एस्पेक्ट में रहना है। यानी कि अगर एक्टिव का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पैसिव बनाते समय हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेंगे। हमेशा याद रखना ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक चैप्टर है। लैंग्वेज में ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो उसी का एक चैप्टर है वॉइस। और वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। ये दिमाग खूब अच्छे से बैठा लीजिए। आप नरेशन नहीं पढ़ रहे हो कि टेंस चेंज कर दो, वॉइस पढ़ रहे हो। वॉइस में ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक ऐसा चैप्टर है जहां पर हम चीजों को बदलते तो हैं लेकिन कभी भी टेंस चेंज नहीं करते। तो अगर प्रेजेंट एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट किसी में भी होगा तो वो प्रेजेंट में ही बनेगा। एक्टिव का सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में ही बनेगा। एक्टिव का सेंटेंस फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही बनेगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट में था, पैसिव हमने पास्ट में बना दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा दिमाग खूब अच्छे से ठूस लो, इसको बैठा लो कि पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। अगर एक्टिव सेंटेंस किसमें? प्रेजेंट में है तो पैसिव भी प्रेजेंट में ही बनेगी। अब वो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लेके बनाओ और चाहे प्रेजेंट परफेक्ट के लेके बनाओ या जो भी हो, अभी बात करेंगे। एक्टिव का सेंटेंस पास्ट में है तो पैसिव भी किसमें बनेगी? पास्ट में ही बनेगी। एक्टिव का सेंटेंस फ्यूचर में है तो पैसिव भी किसमें बनेगी? फ्यूचर में ही बनेगी। क्लियर है? तो अगर एक्टिव का सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है तो हमको सेम टेंस में रहना है, सेम एस्पेक्ट में रहना है, और हमको अलग से क्या लगा देना भाई? उससे हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों लगाना है? रीजन ये है कि जब आप कॉन्टिन्यूअस की पैसिव बनाते हैं तो एक वर्ब हमको ऐसी चाहिए जो कंटिन्यूटी भी शो करे, ताकि हमको पता तो चल सके ना कि हम किस वो एस्पेक्ट की हम पैसिव बना, किस टेंस की बना रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की या इंडेफिनिट की। तो एक वर्ब हमको ऐसी चाहिए जो कंटिन्यूटी शो करे, क्योंकि जो एक्चुअल वर्ब है उसको हमको थर्ड फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। तो दोनों का संतुलन बना रहे इसलिए हम बीइंग लगाते हैं। ठीक है, बीइंग को ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी, कोई दिक्कत? बाकी एक एक चीज में बात करेंगे, परेशान मत होइए। ये इतना कंफर्म है, ये दो चीजें। अब इसके आगे एक और चीज इरेज कर दूं इसको। इतना कंफर्म है ना? ये देख लीजिए, हट गया मैं। अब इसके आगे अगर हम आप बात करें तो किसकी पैसिव नहीं बनेगी ना?
ठीक है, अभी हमने बात किया था किसकी किसकी पैसिव बनेगी, ठीक है ना, अभी हमने समझा। अब समझेंगे किसकी किसकी पैसिव नहीं बनेगी। तो पहली चीज याद रखिएगा, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो हैं, ठीक है ना, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 4। ये 4 टेंस ऐसे हैं, हाँ ये 4 एस्पेक्ट ऐसे हैं जिनकी पैसिव नहीं बनेगी, हमेशा याद रखिएगा। तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इनकी पैसिव कभी भी नहीं बनती है। तो कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, केवल 2 ऑप्शन, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां तक कोई समस्या क्लियर है ना। अब एक आखिरी बात, जब आप, अभी हम जनरल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, जनरल रूल्स की बात कर रहे हैं। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो, जब आप एक्टिव से क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो एक एक्टिव सेंटेंस हमने लिखा, पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट पैसिव का डूअर बन रहा है उसी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट था ये कहां जाएगा, एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव प्लेस पर जाएगा। तो एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव प्लेस पर लिखने से पहले एक हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और वो होता है बाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाई ही लगेगा हमेशा, कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसमें कभी इन आएगा, कभी विद आएगा, कभी अबाउट आएगा, आप समझ रहे हो ना। लेकिन जनरली अगर आप जनरल सेंटेंसेस की बात करेंगे तो 95% क्या आएगा, बाई का ही यूज होगा। जो जो स्पेशल कंडीशंस होती हैं उस पर भी हम आप 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, राइट। लेकिन जनरली क्या यूज होता है बेटा, बाई ही यूज होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बाई नहीं लगेगा, नहीं लगा होगा सेंटेंस में तो पैसिव नहीं हो सकता है। कभी भी आपको अगर पता करना है कि सेंटेंस पैसिव है कि नहीं है, बस एक चीज देख लीजिए, बस कि क्या बी प्लस B3 का फॉर्मेशन मिल रहा है आपको। अगर बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो सेंटेंस क्या आपका पैसिव, बस इतना याद रखिए। और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हम पहले क्या देखते हैं, डायरेक्ट सबसे पहले देखते हैं बाई लगा है कि नहीं लगा है, लाओ देख ले, उससे कुछ नहीं जान पाओगे बेटा। बाई तक के भी तो सेंस में आ सकता है, ही विल कम बाई मॉर्निंग, पैसिव हो गया। बोलो, टाइमिंग के सेंस में बाई लगाओगे तो मतलब सुबह तक आएगा ना भाई। तो अगर बाई ही तुम देख रहे हो तो इसका मतलब ये पैसिव हो गया, क्योंकि तुम्हें तो फर्क पड़ना नहीं है कि बाई के बाद वहां नाउन लिखा गया है कि वर्ब आ रही है कि प्रोनाउन आ रहा है कि क्या आ रहा है, कुछ नहीं, बाई लगा है मतलब पैसिव। अच्छा बताया भी ऐसे जाता है, उसमें मैं सारी की सारी गलती सिर्फ बच्चों की नहीं दे रहा हूं। तो पैसिव का मतलब सिर्फ बाई से नहीं है, पैसिव का मतलब P प्लस V3 से है, ये जान लीजिए। यहां तक कोई इशू, एकदम क्लियर है, ठीक है। रूल्स में और कुछ बच रहा है क्या, हाँ ये हो गई प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात। किसकी बात हो गई, प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात, ठीक है। इतनी जो सारी बातें हुई वो किसके लिए हुई, हाँ ऑक्सिलरी स्पेलिंग यार आज थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, सही है। ये मैं बात किसकी कर रहा हूं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग एक बार चेक कर लेना ऑक्सिलरीज की स्पेलिंग, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, पता नहीं क्यों। अब हम कल आप बात करेंगे इसकी मॉडल्स की पैसिव कैसे बनाएंगे। कल का हमारा जो टॉपिक है कैसे देखेंगे हम मॉडल की कैसे बनाएंगे, फिर हम 1 बाय 1 किस पर आएंगे, सेंटेंस पर आएंगे। सेंटेंस देखेंगे फिर उससे रिलेटेड रूल भी देखेंगे। कोई दिक्कत, इतना कंफर्म है। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, चीजों को देख लीजिएगा, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। फिर भी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू या प्रॉब्लम
feel free to contact me in the next class. ठीक है? Till that, thank you so much for this class. Have a great day. जय माता दी.